ये तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, इसी का ये पार्ट 2 है और ये फाइनल पार्ट है। क्या है? पार्ट एक तो पार्ट 2 है, ऊपर से फाइनल पार्ट है। इसमें जो भी क्वेश्चन, जो भी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो रहा था, उसी से हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन बना दिया है ताकि आपको सारा बात याद हो जाए। नया पॉइंट भी देखने को मिलेगा इसमें। अच्छा, यहाँ है जो कोई पूछ रहा, राजा राम मोहन द्वारा लिखी गई उनकी पहली पुस्तक का नाम क्या है? पहला पुस्तक पूछ रहा है, तो पहला पुस्तक है, आदमी को कन्फ्यूजन होता है कि मिरातुर अखबार होगा, ठीक है ना। ये जो लिखा था फारसी में ये लग रहा है, या फिर पहला पुस्तक आपको लगेगा संवाद का मोदी है। नहीं, इनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम है गिफ्ट वाला। कौन है? गिफ्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसको और भी नाम है तुहफत उल मुवाहिदीन। तुहफत उल मुवाहिदीन, तुहफत मतलब तोहफा, तोहफा मतलब गिफ्ट। तो पहला पुस्तक कौन लिखा? गिफ्ट वाला, जो एकेश्वरवाद के ऊपर है, ठीक है ना। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये लिखा था ईसाई के लिए, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा द्वारा शुरू नहीं किया गया था? संवाद का मुद्दी शुरू किया गया था, मिरातुल अखबार, बंगदूत भी शुरू किया गया था, लेकिन ब्रह्म पत्रिका शुरुआत नहीं किया गया था। ब्रह्म समाज स्थापना तो किया था, लेकिन ब्रह्म पत्रिका शुरुआत नहीं किया था। फिर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, 19वीं सदी के भारत में राजा राय ने राजनीतिक और आर्थिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका विचार राजनीतिक और आर्थिक विचार में कौन सा कथन असत्य है, तो बताना आपको। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का विरोध किया, क्योंकि वो ब्रिटिश पूंजी को भारत में निवेश करना चाहते थे। बिल्कुल, कंपनी का विरोध किया। वो बोला कि केवल व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का नहीं होना चाहिए, और भी कंपनियां हैं, केवल एक कंपनी का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने बंगाली जमींदारों द्वारा किसानों के अत्यधिक शोषण का कड़ा विरोध किया और लगान की अधिकतम सीमा तय करने की मांग की। बिल्कुल, जमींदारों का भी मांग उठाया। उन्होंने सिविल सेवा के उच्च पदों का भारतीयकरण और कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलग करने का बात बोला। बिल्कुल, सिविल सेवा का जो है उच्च पद है, उसका बोला गया, इसको जो न्याय प्रणाली है उसको क्या करें, भारतीयकरण का बात बोला था। ये तो एक दो नहीं, इसमें कौन सा कथन गलत है ये बोल रहा है। एक सेकंड, कौन सा कथन गलत है? देखो यहाँ पे कितना लॉजिक वाला बात बोला यहाँ पे, कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है कंपनी एकाधिकार को समाप्त करने का समर्थन किया था। वो बोला था कि कंपनी का एकाधिकार क्या हो, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो, इसका समर्थन किया था। वहाँ पे शब्द है विरोध, विरोध नहीं होगा, वो समर्थन किया था कि हाँ हो जाए समाप्त। विरोध क्यों करेगा समाप्त होने पे? और ताकि वो फ्री ट्रेड चाहते थे, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हो, फ्री ट्रेड हो, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो। जब बहुत सारा कंपनी यहाँ पे आएगा तो कंपटीशन होगा, सामान यहाँ पे क्या होगा, सस्ता होगा, तो भारतीयों को क्या होगा, लाभ होगा। यही बात है। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग होने का भी बात बोला था। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। फिर से यहाँ पे है, राजा राम मोहन राय के शैक्षणिक सुधारों और विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना में उनके सहयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है जो शिक्षण संस्थान स्थापना की थी उसी के ऊपर सवाल है। बोल रहा है 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था डेविड हेयर के सहयोग से। बिल्कुल, तो डेविड हेयर के सहयोग से ही ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। ऐसे याद करो, हरी के सहयोग से हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। कब? 1817 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति शिक्षा पद्धति का समर्थन किया और लॉर्ड एडम हर्स्ट को पत्र लिखकर सरकार द्वारा पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी पर शिक्षा किए जाने का विरोध किया। बताओ, ये स्टेटमेंट हमको लग रहा है, देखना पड़ेगा। उन्होंने 1825 में वेदांत, बिल्कुल 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किया, जहां भारतीय शिक्षा, वेदांत और पश्चिमी भौतिक विज्ञान दोनों पढ़ाए जाते थे। बिल्कुल,
उन्होंने कलकत्ता में ही 1825 में वेदांत कॉलेज का भी स्थापना किया, जहाँ पर इन दोनों शिक्षा को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। अभी सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उन्होंने पारंपरिक संस्कृत शिक्षा प्रणाली के बजाय भारत में आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा की पुरजोर वकालत जरूर की थी। उन्होंने 1823 में एडम हर्स को पत्र भी लिखा, किसको, लॉर्ड एडम हर्स, यानडूब की संधि 1824 से 26, लिखकर सरकार द्वारा केवल संस्कृत मदरसों कॉलेज पर खर्च करने की नीति का विरोध किया था और अंग्रेजी ज्ञान या विज्ञान की शिक्षा का मांग किया था। देखो, उसका कहने का मतलब था ये जो पैसा आएगा ना, तो इससे केवल संस्कृत कॉलेज, मदरसा, ये सब पे केवल खर्च ना करो, इससे आप क्या करो, अंग्रेजी और विज्ञान, इस पे आप जोड़ दिया जाए। जबकि कह रहा है कि ये केवल अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया, विरोध किया। नहीं भाई, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे, ठीक है ना। लेकिन इस पैसा को कह रहा है कि संस्कृत के बजाय ये पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का पुरजोर वकालत किया था, ठीक है। ये सब पे महत्व नहीं दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी आपको पता है, इसके बारे में बताना है। तो इस कमेटी की स्थापना एक किस यूनिटेरियन कमेटी में बताए थे, राजा राम मोहन रॉय स्थापना किए थे। लेकिन किसके किसके सहयोग से, तो यहाँ पे ट्रिक बताए थे हम इसका, रविदास, राजा राम मोहन राय, फिर से है द्वारकानाथ टैगोर, अब वी से क्या है, विलियम एडम, ठीक है ना, विलियम एडम। देखो यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ये तीनों मिल के स्थापना किया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता रही, इस लाइन के लिए बड़ी कन्फ्यूजन होता है आपको एग्जाम में। डेविड हेयर कहाँ है, हिंदू कॉलेज से संबंधित है, तो हरी आए हिंदू कॉलेज में, एडम आए यूनिटेरियम में, ठीक है। इस कमेटी का प्राथमिक उद्देश्य ईसाई धर्म के ट्रिनिटी का समर्थन करना और हिंदू बहुदेववाद की आलोचना करना था। बिल्कुल, जो ईसाई धर्म में ट्रिनिटी होता है ना, माता पिता पवित्र बुद्ध आत्मा के नाम पे, उसका विरोध करना है। और हिंदू धर्म का बल उसका, अरे यार फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है हमको इसी स्टेटमेंट में। देखो, पहली बात की बहुदेव की आलोचना तो करेगा ही, ऐसे देख ले रहे हैं। फिर बोल रहा है केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिसके माध्यम से समाज सुधार को गति मिली। नहीं, इस समिति के क्या, केशव चंद्र सेन तो ब्रह्म समाज के बहुत देर बाद आए थे ब्रह्म समाज में, तो इस समिति से जुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तक कि शुरुआत में भी केशव चंद्र सेन इस समिति से ब्रह्म समाज से ही नहीं जुड़े थे, इससे कैसे जुड़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये तो पूरा गलत है। अब ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का स्थापना किया हुआ था, तो ये देखो गलत है। ईसाई धर्म के भी जो था इसको खारिज किया, ईसाई धर्म का भी ये जो था ट्रिनिटी वाला बात, इसको भी खारिज किया और एकेश्वरवाद की वकालत किया, और हिंदू धर्म के भी बहुदेववाद के खिलाफ थे। इसलिए दोनों पक्षों ने एकेश्वरवाद बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया, ठीक है। तो ये बात है, दोनों तरफ से केवल चाहिए क्या हमको, एकेश्वरवाद। अब बोल रहा है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के मुख्य उद्देश्य और इसके प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य प्रबुद्ध हिंदुओं और यूरोपीय निवासियों को एक मंच पर लाना, ताकि सामाजिक सुधार और धार्मिक एकेश्वरवाद को बढ़ावा मिले। बिल्कुल, यूनिटेरियन मतलब क्या होता है, एकेश्वरवाद, इसको बढ़ावा देने के लिए आया था। इस कमेटी ने न केवल एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अलग से स्कूल और चर्च खोलने पर ध्यान केंद्रित किया, इस कमेटी ने न केवल स्कूल बल्कि चर्च खोलने पर भी ध्यान केंद्रित किया। अब ये भी कंट्राडिक्ट लग रहा, देखते हैं। यह कमेटी वैचारिक रूप से राजा राम मोहन राय द्वारा बाद में स्थापित किए गए ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण अग्रदूत बनी। बिल्कुल, पहले यही कमेटी का स्थापना हुआ 1821 में,
और यही कमेटी क्या हुई, एक सोर्स बनी किसका, ब्रह्म समाज का स्थापना का 1828 में। तो ये दो सही है, तीसरा वाला हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। तीसरा देखो गलत है। यह संस्था किसी भी समुदाय के लिए सीमित नहीं थी, बल्कि इसका चरित्र वैश्विक और सार्वभौमिक था। वही ना, किसी एक समुदाय की बात क्यों करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख भी लो कि सभी को एकजुट लाना, बुद्धिजीवी ब्राह्मण जो भी है, ताकि धार्मिक कट्टरता को छोड़े और एक ईश्वर की बात की ओर झुकाव दे। अब आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी पे सवाल। यहाँ पे देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी का 3 वो उद्देश्य था, उसी के ऊपर आपको सवाल है। बताओ इसमें से कौन सा था उद्देश्य जो नहीं था। 3 वो है। सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य बिना किसी जाति, पंथ, लिंग, जाति या रंग भेदभाव के मानवता के सार्वभौमिक भाईचारे के मूल का गठन, बिल्कुल जात पात के खिलाफ था। इसके उद्देश्य में खोजी गई और अप्रामाणिक वैज्ञानिक पद्धतियों को खारिज करते हुए केवल रहस्यवाद को सर्वोच्च ज्ञान के रूप में शामिल करना था। रहस्यवाद तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि जो अप्रमाणित वैज्ञानिक पद्धति है उसको खारिज करना और केवल पूर्वी रहस्यवाद को ज्ञान का सर्वोच्च रूप में स्वीकार करना। अब केवल जो शब्द है, केवल जो शब्द है वो गलत है। केवल पूर्व को ही कैसे प्रेफरेंस दे देगा, पूर्वी ये जो रहस्यवाद है। भारत का भी जो संस्कृति है, भारत का भी क्या है जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति, उसको भी समायोजन करना था, ठीक है। तो केवल पूर्वी ज्ञान नहीं होगा। हाँ, रहस्यवाद जरूर है, ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन पूर्वी रहस्यवाद नहीं केवल, तो ये दूसरा गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य दर्शन, धर्म और विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन को दृढ़ता से प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, दर्शन हो, धर्म हो, विज्ञान हो, इसका तुलनात्मक अध्ययन कर इसको प्रोत्साहित करना। यह प्रकृति के अनसुलझे नियम, मनुष्य में छिपी मानसिक आध्यात्मिक शक्ति के खोज को बल देता था। बिल्कुल, जो रहस्य है, जिसका सवाल नहीं मिल पाया है, उस पर क्या करना, जोर देना। तो ये सही है। तो तीनों सही है, 1 2 3, ये भी सही है, लेकिन केवल शब्द लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी है, आपको बताते हैं। पूर्वी के साथ साथ भारत के जो पहले का जो संस्कृति है उसको भी गर्व के रूप में महत्व दिया। कौन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और सबसे ज़्यादा थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान ये है कि इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत में बढ़ावा दिया, ठीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भारत में बढ़ावा दिया। यहाँ देखो सेकंड गलत है। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी का सबसे प्रमुख योगदान कौन है, तो ये जो कल्चरल नेशनलिज्म है ना, उसको बढ़ावा देने का काम किया। अब इस पे सवाल बनाना है। इस पे सवाल यहाँ देखो, इस पे कौन सा, इस पे यहाँ बोल रहा है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य का जो व्यवहारिक विस्तार हुआ, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो उद्देश्य का है, उसका जो व्यवहारिक विस्तार हुआ, उसके संदर्भ में विचार कीजिए। शैक्षणिक उद्देश्य है, धार्मिक उद्देश्य था, राजनीतिक उद्देश्य था। वो तीनों को लेकर क्या क्या था। शैक्षिक उद्देश्य में क्या हुआ,
इसके लिए क्या किया थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो बनारस में जो सेंट्रल हिंदी कॉलेज है उसका स्थापना किया एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी के शैक्षणिक उद्देश्य को लेकर क्या की कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना की ताकि युवाओं को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ प्राचीन हिंदू दर्शन की शिक्षा दी जा सके। देखो, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये बनारस में हिंदू कॉलेज का स्थापना इस कारण कर रही है क्योंकि समाज सुधार हो रहा है तो सभी कोई पश्चिमी विज्ञान पे ध्यान दे रहा है। लेकिन हम बताएं ना कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में क्या योगदान है, क्या योगदान है, यही तो योगदान है कि भारत में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको पैदा की। तो ये देखो यही योगदान है कि जो प्राचीन हिंदू दर्शन है उसकी शिक्षा दी जा सके। तो ये है। दूसरा धार्मिक उद्देश्य क्या था इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का, तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म के जो प्राचीन गौरव को है पुनर्स्थापना करना और अंधविश्वास को तार्किक आधार पर समझाना। देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये प्राचीन की ओर बात कर रहा है। एक तरीके से जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो पुनरुत्थानवादी आंदोलन का हिस्सा है, पुनरुत्थानवादी आंदोलन का हिस्सा है। राजनीतिक उद्देश्य क्या है, तो ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्ण विलय और भारत में ब्रिटिश संस्कृति के पूर्ण प्रसार का पुरजोर समर्थन किया। ये हो सकता है ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्ण विलय अब भारत में ब्रिटिश संस्कृति के पूर्ण प्रसार का, ये हमको गलत लग रहा है। फिलहाल हम देखेंगे भी, ये गलत है हमको लग रहा है। ठीक है। और ये देखो ये जो लाइन है आपको ये लाइन से देखने को मिलता है कि जो एनी बेसेंट ने आखिर क्यों हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था, ये लाइन मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कथन कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के बारे में सही कथन चुनिए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में हुआ, बिल्कुल। लेकिन 1875 में ये गुलामगिरी के आसपास, सत्य शोधक समाज के आसपास हुआ। लेकिन ये कोई एनी बेसेंट ने की थी इसका स्थापना। इसका स्थापना HP आउटलुक ब्लावत्स्की ने किया था। वो भी कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, भारत में नहीं। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, भारत में नहीं। दूसरा कथन है कि 1889 में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में इस सोसाइटी में शामिल हुई। बिल्कुल 1889 में इंग्लैंड में इस सोसाइटी में एनी बेसेंट शामिल हुई। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी और 1892 में ही भारत आने से पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय मद्रास के अडियार में खुल चुका था और इसी को लोकप्रिय भारत में बनाएगी एनी बेसेंट। तीसरा कथन है कि एनी बेसेंट 1890 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। दूसरी अध्यक्ष, ये जरूर महिला दूसरी अध्यक्ष बनी, लेकिन 1890 में नहीं, 1907 में बनी थी। तो ये वाला डेट यहाँ पे गलत है। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। अब आइए यहाँ पे, थियोसॉफी शब्द के लिए प्रयुक्त किस भाषा से हुई है, थियोसॉफी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो थियोसॉफी शब्द का उदय ग्रीक भाषा से हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान। फिर है एनी बेसेंट द्वारा भारत में स्थापित उस शैक्षणिक संस्था का नाम बताओ जो थियोसॉफिकल सिद्धांतों पर आधारित था और बाद में एक प्रमुख विश्वविद्यालय बना। बताओ, हम बताए थे कि एनी बेसेंट ने BHU का स्थापना किया था, है ना। BHU का स्थापना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था 1898 में, याद है ना। क्योंकि अब बच्चा को कन्फ्यूजन होता है 1889 से, यहाँ पे क्यों करेगी जब वो भारत में ही आती है 1893 में। तो 1898 में की थी। और क्या की थी, BHU का। इसका काम ही था कि हिंदू, प्राचीन हिंदू जो दर्शन है उसके ज्ञान को सिखाया जाए। तो ये हो गया। ठीक है।
उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी के दर्शन का मुख्य स्रोत क्या था। इसके दर्शन का मुख्य स्रोत क्या था तो बताए थे। ये मुख्यतः जो है प्राचीन क्या है, प्राचीन रहस्यवाद पे ध्यान दे रहा है। हिंदू व बौद्ध धर्म, क्या केवल हिंदू नहीं, बौद्ध धर्म का भी जो विचार है प्राचीन, उस पर भी ध्यान दे रहा है। और जो पाश्चात्य तत्व मीमांसा है उस पर भी ध्यान दे रहा है ये। ठीक है, ये कोई वेद उपनिषद ये सब पे ध्यान नहीं दे रहा है अभी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो सवाल है यहाँ पे, दूसरा जो सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रेरित होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की और बाद में ये स्वयं एक महान दार्शनिक बने। पहले तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित हुआ, उसके बाद ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, फिर वो स्वयं महान दार्शनिक बन गया। तो वो कौन था, जय कृष्ण मूर्ति। कौन था, जय कृष्ण मूर्ति। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है हमको। तो ये हुआ था 1875 में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कैसे याद करेंगे सर, तो सत्य शोधक समाज के आसपास। सत्य शोधक में भी एस लगा हुआ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी एस लगा हुआ है, तो ऐसे ही याद रखेंगे। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में हुई। अब आते हैं यहाँ पे, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित उस संस्था का नाम बताइए। ये तो हो ही गया, ये भी हो गया। आइए अब आए आर्य समाज पे क्वेश्चन, भी यही है। आर्य समाज किस में विश्वास करता है, आर्य समाज आपका, तो आर्य समाज जो है आपको, आर्य समाज क्या है, तो देखो तुम्हारे घर के सामने फील्ड है वहीं पर है, तो क्या वहाँ पे कभी मूर्ति पूजा होते हुए देखा है, नहीं। मूर्ति पूजा नहीं तब बहुत देर बाद कैसे होगा, अवतारवाद कैसे होगा, एकेश्वरवाद की ओर ध्यान दिया है, एक ही ईश्वर एक ही पूजा। हाँ, लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस है, वो परमहंस मंडली है जो दयानंद सरस्वती है, तो वो मूर्ति पूजा पे ध्यान दिए हैं, क्योंकि काली जी का पूजा करते थे, तो वो बहुत देर बाद के समर्थन थे। आर्य समाज द्वारा चलाया गया वह आंदोलन कौन सा है जो लोगों को हिंदू धर्म में शामिल किया गया, शुद्धि आंदोलन। याद रहेगा, दयानंद सरस्वती चलाए। यहाँ पर एक हम टिक लिखे हैं, देखो ना, बीबी कॉलेज के आसपास जो आर्य समाज था, तो क्या तुम कभी देखे हो कि वहाँ मूर्ति फोटो वगैरह ये सब, नहीं ना, तो वो बहुत देर बाद कैसे होगा, मूर्ति पूजा कैसे होगा। अब ये बहुत कन्फ्यूजन भाषा है, सवाल है। सत्यार्थ प्रकाश का भाषा पूछता है, जो कि लिखा गया था दयानंद सरस्वती द्वारा भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए। इसी में स्वराज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग यह दयानंद सरस्वती किया था। इसकी भाषा पूछता क्या है, तो 100 से होता है सत्यार्थ और 100 से होता है संस्कृत। बच्चा कई बार यही मार के आता है, लेकिन नहीं, ये हिंदी में लिखा गया था। किस में लिखा गया था, हिंदी में। ठीक है, हिंदी में लिखा गया था। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि सत्य तो मेरे लिए हिंदी है ना कि संस्कृत। ट्रिक क्या है, सत्य तो मेरे लिए हिंदी है ना कि संस्कृत। अब आते हैं गोविंद रनादे के ऊपर सवाल। गोविंद रनादे और प्रार्थना समाज के अंतर संबंध, आपसी रिलेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन, गोविंद रनादे ने प्रार्थना समाज को केवल एक धार्मिक मंच न बनाकर भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक अखिल भारतीय समाज सुधार आंदोलन का रूप दे दिया। बिल्कुल, वो रंडवा ही है जो कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को
इंडियन कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस को सोशल कॉन्फ्रेंस से जोड़ दिया। कांग्रेस से जोड़ने का काम कौन किया? रंधवा। रंधवा का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक निरर्थक है जब तक कि समाज में धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करके समानता न स्थापित की जाए। तो बिल्कुल ये सही है। और आपको याद रखना कि जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है, इसका स्थापना 1887 में हुआ था। 1887 में हुआ था एमजी रनाडे के द्वारा, क्योंकि 1885 में तो कांग्रेस आया था। इसके 2 साल बाद 1887 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ और यही से क्या किया, ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मिला दिया। अब यहाँ बोल रहा है प्रार्थना समाज के ऊपर सवाल। प्रार्थना समाज एक अखिल भारतीय विस्तार और अन्य क्षेत्रीय सुधार आंदोलनों के साथ इसके संबंधों के बारे में विचार कीजिए। देखो, हम जैसा कि बताए थे, जब आपको प्रार्थना समाज पढ़ाते थे तो उसी में हम बहुत सारा लाइन पढ़ाए थे। देखे थे डिप्रेस क्लास के लिए काम हो रहा है, देखे थे इसमें धोंडी करवे आ रहे हैं, महिला शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, फिर एमजी रनाडे आ रहे हैं, पूना सार्वजनिक सभा की बात कर रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी चल रहा है, जब बहुत सारा काम चल रहा था। तो वही बोल रहा है कि प्रार्थना समाज से जुड़ा क्या क्या सुधार चल रहा था उस समय, इसमें से चुनना है। आइए, पहला है यहाँ पे, दक्षिण भारतीय मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रार्थना समाज के विचारों का प्रसार वीरेशलिंगम पतुलु ने किया, जिन्हें आंध्र का राजा राजमोहन राय बोला जाता है। बिल्कुल याद है। दक्षिण में सबसे फेमस कौन था? वीरेशलिंगम। कौन था? वीरेशलिंगम। आपको एक सवाल एनसीईआरटी 8 में भी है कि मद्रास में, बहुत फेमस सवाल है, मद्रास में विधवा विवाह के लिए काम कौन किया? विधवा विवाह आश्रम। स्पेशली बोलते मद्रास तो हो गया साउथ, तो वीरेशलिंगम का नाम वहाँ पर आता है। अब वीरेशलिंगम आपका जुड़े हुए भी हैं, आपको प्रार्थना समाज से, याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ बोल रहा है, प्रार्थना समाज ने पंजाब में डीएवी ट्रस्ट के साथ मिलकर शुद्धि आंदोलन का चलाया। नहीं दोस्त, ये प्रार्थना समाज का शाखा का हिस्सा नहीं है। ये आंदोलन तो आर्य समाज के हिस्सा का आंदोलन है, तो ये गलत है। हाँ, दूसरा बात यहाँ पे तीसरा बोल रहा है, हाँ भले ही कहता कि पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना हुआ 1870 में, तो वो अलग बात है, वो प्रार्थना समाज का हिस्सा था। लेकिन क्या कर रहा है, इस समाज का वैचारिक झुकाव तुकाराम, नामदेव, एकनाथ जैसे ब्राह्मण संत के मध्यकालीन भक्ति संतों की भागवत परंपरा की ओर था। तो तब तुम बोलोगे कि हाँ, ये लाइन जो है सर जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है भी, प्रार्थना समाज के बारे में आपको याद रखना है कि जो प्रार्थना समाज है, ये जो मध्यकालीन संत आए थे, आपको पढ़ाए थे भक्ति आंदोलन में, जो महाराष्ट्र के संत सब थे, तो उसका बहुत प्रभाव है प्रार्थना समाज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखे भी हैं कि मध्यकालीन संतों का प्रार्थना समाज के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव। अब यहाँ पर है, बच्चों पूछ रहा, प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित जागरूकता के लिए कौन सा पत्र शुरू किया गया था? तो देखो, संवाद का मुद्दी तो राजा राम मोहन राय शुरू किए थे। बहिष्कृत भारत कौन शुरू किया था, याद है? बहिष्कृत भारत कन्फ्यूजन है, अब इस पर बताएंगे। ऐसे जो प्रार्थना समाज शुरू किया था, सुबोध पत्रिका। कैसे याद रखेंगे? तो जो सुबोध है वो प्रार्थना करेगा, जो सुबोध है वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। तो इसे याद हो गया। चलिए, अब इसके ऊपर सवाल बनाना है। किसके ऊपर? इसके ऊपर सवाल बनाना है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है, डीके कर्वे के सामाजिक सुधार और भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। डीके कर्वे ने 1916 में पुणे में इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी
जो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय बना, बिल्कुल सही है। याद है, आपको याद कराए थे 1916 से क्या है, चंपारण आंदोलन। तो चंपारण से याद रखना क्या, चंपा। चंपा ने सोडस महाजनपद में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापना किया, बिल्कुल। यह विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने जापान के वीमेंस यूनिवर्सिटी टोक्यो के मॉडल से प्रेरणा ली थी, बिल्कुल सही है। अब फिर यहाँ पे कह रहा है 1920 में सर विट्ठल दास ठाकरे के वित्तीय योगदान के बाद इस विद्यालय का नाम बदलकर SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी कर दिया गया, बिल्कुल। जो स्थापना हुआ था 1916 में, उसी का नाम, क्योंकि ये बहुत फंडिंग की है, तो फंडिंग के कारण अब ये यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया गया था SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको हम याद कैसे कराए थे, तो इसको हम याद कराए थे ऐसे। 1916 से याद रखें कि 16 महाजनपद में पहला महिला कॉलेज का स्थापना किया था। 1893 में विधवा महिला, याद है, ये जो डीके कर्वे है, एक तो ये हुआ डीके कर्वे, और क्या काम किया हुआ है डीके कर्वे, और काम किया हुआ है यहाँ, एक सेकेंड कहाँ चल गया, डीके कर्वे और काम किया हुआ है कि जब एनी पेशेंट आई थी तो उसी समय महिला निवारण मंडल का स्थापना किया, विधवा महिला निवारण मंडल का स्थापना किया, और 1896 में विधवा आश्रम की स्थापना किया था। क्या, विधवा आश्रम की। फिर है विधवा अब इसमें भी बड़ी यूनिक सवाल है, कन्फ्यूजन वाला। विधवा पुनर्विवाह संघ का बात कर रहा है, क्या है, विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो देखो यहाँ पे आंसर होगा विष्णु शास्त्री पंडित। क्या होगा, विष्णु शास्त्री पंडित। कैसे याद रखेंगे, अगर विधवा विवाह संघ पूछ रहा है तो सबसे पहले 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने स्थापना किया, लेकिन विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है, विडो रीमैरिज विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन के बात कहें तो 1861 में MG रनाडे स्थापना किया, रंजवा विडो रीमैरिज एसोसिएशन। अब विधवा आश्रम पूछे, संघ में तो दो आदमी है, एक तो डीके, एक तो विष्णु शास्त्री पंडित और एक रंडवा, लेकिन आश्रम में कौन था, तो डीके कर्वे। 1896 में डीके कर्वे आश्रम स्थापना किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि नाम अगर MG रनाडे का नहीं तो विष्णु शास्त्री पंडित होगा, पहली बात, आश्रम नहीं है तब भी पंडित होगा, आश्रम रहता तो डीके कर्वे होता। अब यहाँ पे देखो समय भी दे दिया, आपको समय भी दे दिया। ये वाला जो था इससे पहले वाला वो कब था, 1805 में, और यहाँ पे क्या है, समय दे दिया। विधवा पुनर्विवाह संघ, विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1861 में कौन स्थापना किया था, तो वो MG रनाडे स्थापना किए थे, रंडवा। कौन, MG रनाडे। 1861 से समझ में आ रहा है। 1867 में ये लोग प्रार्थना समाज से भी जुड़ा हुआ है। पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना हुआ 1870 में। ठीक है, फिर है, ये तो यही सवाल है। अब यहाँ बोल रहा है, सॉरी यहाँ बोल रहा है, अब यहाँ बोल रहा है पुनः सार्वजनिक सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। पुनः सार्वजनिक सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो पुनः सार्वजनिक सभा है उसका स्थापना हुआ था 1870 में, और इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है क्या है, तो सरकार और भारत के लोगों के बीच एक मध्यस्थ निकाय के रूप में काम करना, और किसानों से कानूनी अधिकारों को, और किसान के जो कानूनी अधिकार है उसका लोकप्रिय बनाना। तो बिल्कुल ये क्या है, एक भारत, ये सरकार और भारत के बीच एक मिडिल निकाय के बीच में काम कर रहा है, और जो किसान का जो कानूनी अधिकार है उसको क्या कर रहा है, लोकप्रिय बनाना। देखो पूनम जो है, पूना सार्वजनिक सभा, तो पूनम को याद रखना है, केवल जो है ये शिक्षा, सामाजिक कुरीति इस सब पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये किसानों को भी बात कर रहा है, जो कि एक यूनिक फीचर है।
पूना सार्वजनिक सभा का ये जितना भी समाज सुधार आंदोलन दिख रहे हैं, तो वो लोग किसानों का आर्थिक रूप में जो है आवाज़ कम उठा रहा है, सामाजिक रूप में ज़्यादा दे रहा है, लेकिन ये आर्थिक रूप में आवाज़ उठा रहा है मेनली। ठीक है, अभी है पूना सार्वजनिक सभा का शुरुआत कितने सदस्यों द्वारा चुने गए निकायों के रूप में किया गया था? तो 95 सदस्यों द्वारा 6000 लोगों में से। फिर यहाँ बोल रहा है कौन सा संगठन जो है कांग्रेस का अग्रदूत बना? जैसे कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है वो बना था ब्रह्म समाज का। इसी तरीके से पूना सार्वजनिक सभा है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अग्रदूत बना। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है, कौन कौन सा ऐसा आवाज़ उठाया जिस कारण जो पूना सार्वजनिक सभा है उसको कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। तो पहला इसका अखिल भारतीय दृष्टिकोण पूना सार्वजनिक सभा का, इसने स्थानीय मुद्दों जो स्थानीय मुद्दा है उससे ऊपर उठ के राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। दूसरा है संगठनात्मक ढांचा, कांग्रेस ने पूना सभा के राजनीतिक और प्रशासनिक मॉडल को ही बड़े स्तर पर अपनाया था। तीसरा है मध्यस्थ की भूमिका, यह ब्रिटिश सरकार और आम जनता के बीच संवाद का जरिया बना जो बाद में कांग्रेस का मुख्य चरित्र बना। ये याद है, ये मध्यस्थता का काम कर रहा था। अब इसके ऊपर सवाल भी आता है स्टेटमेंट में। संवैधानिक तरीके से इसने अपने मांग मनवाने के लिए कानूनी शांतिपूर्ण असंवैधानिक तरीके का इस्तेमाल किया, जैसे याचिका ज्ञापन। समान नेतृत्व, जैसे गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब भी आगे जाके कांग्रेस के नेता बने। फिर किसानों की आवाज़, ये हमको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। जमींदारी व्यवस्था हो, किसान का जो प्रॉब्लम हो, उसके लिए आवाज़ उठाना कौन कर रहा था? तो ये पूना सार्वजनिक सभा कर रहा था, बिल्कुल। यहाँ पर क्या है कि मुख्यतः ये राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा ही उठाता था, लेकिन पूना सार्वजनिक सभा में जब से रनाल्डे जुड़ गए तो सामाजिक मुद्दा पर भी ध्यान केंद्रित होने लगा। मतलब पूना सार्वजनिक सभा पहले राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा ही उठाता था, लेकिन रनाल्डे के कारण सामाजिक सुधार मुद्दा भी उठने लगा। हेलो, ठीक है। और आपको याद भी एक चीज़ हम पढ़ाए थे कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना भी एमजी रनाल्डे ही किए थे 1887 में, और इसने ही जाके कांग्रेस से अपना मंच को शेयर किया था। इसी कारण अब एमजी रनाल्डे है कौन? आपको पूना सार्वजनिक सभा से है। इसी कारण तो पूना सार्वजनिक सभा को कांग्रेस का क्या बोला जाता है? अग्रदूत। तो समझ में आया? और भी यहाँ पे देखो पूना सार्वजनिक सभा जो है जो किसानों के लिए क्या क्या आवाज़ उठाई थी। तो भू राजस्व में कमी हो, किसानों को कर्ज से राहत हो, अकाल राहत टैक्स की माफ़ी करवाइए, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हो, प्रेस का स्वतंत्रता हो, वर्नाकुलर एक्ट वगैरह ये सब पे, स्थानीय शासन पे स्वायत्तता दे, स्वदेशी उद्योग को संरक्षण दे, ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व मिले, ये सब आवाज़ उठाया था। फिर यहाँ पे बोला किस वर्ष जो पूना सार्वजनिक सभा है उसने सार्वजनिक काका के रूप में प्रसिद्ध गणेश वासुदेव जैसू को दिल्ली दरबार में खादी बनाकर भेजा। तो जो पूना सार्वजनिक सभा में जो गणेश वासुदेव है ना, गणेश जी को ही दिल्ली दरबार में खादी बनाकर भेजा गया था थाला फोरे रीजन में। तो किसको खादी पहना के भेजा गया था? गणेश जी को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आईएनसी का अग्रदूत बना? तो पूना सार्वजनिक सभा, जिसका स्थापना 1870 में हुआ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है अब आगे रामकृष्ण मिशन के ऊपर सवाल। तो शिकागो में कब गए थे, शामिल हुए थे, ये पूछ रहा है। शिकागो में शामिल, एक सेकेंड, ये सवाल पूछा जा रहा है शिकागो में कब गए थे दयानंद सरस्वती, ये स्वामी विवेकानंद। तो वो गए थे शिकागो में 1893 में। ठीक है, इसी ये पूरा डेटा आपको याद करा दे रहे। 1840 में क्या हो गया था?
तो रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना, तो जो मंडली है क्या है 440, परमहंस मंडली, मंडली क्या 440। 1893 में कहाँ गए थे, शिकागो धर्म सम्मेलन। 1896 में कहाँ थे, वेदांत कॉलेज का शायद स्थापना की थी। 1897 में क्या किए थे, तो रामकृष्ण परमहंस का स्थापना किए गए थे। ये 1897 जो डेट पूछा था ना, हम बीपीएससी में पूछा था, तो हम गलती कर दिए थे, तो याद रखना 1897 में क्या किए थे। मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरोध के संघर्ष होती बम्बई में 1840 में कौन सा संगठन स्थापना हुआ, याद है 40 से 440 वाला काम कौन किया, मूर्ति पूजा जाति व्यवस्था के विरोध, तो परमहंस मंडली, ठीक है ना। 440 निकला, इस मंडली में सारा लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। और रामकृष्ण परमहंस आगे कब स्थापना हुआ, 1897 में। आइए अब क्या है, यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है, एक तो वेद समाज और एक देव समाज, एक वेद समाज है और एक देव समाज है। तो वेद समाज का स्थापना कब हुआ, 1864। कब हुआ, 1864। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। किसने किया था, श्रीधरालु नायडू, श्रीधरालु नायडू, ठीक है। अब ये याद कैसे करोगे, तो देखो जो श्री लगेगा, तो जो श्री लगेगा, श्रीमान लोग ही तो वेद कराते हैं, वेद कौन कराते हैं, श्रीमान लोग ही कराते हैं। उसके बाद भारतीय वंश सेवा का स्थापना हुआ था ना, उसी समय वेद समाज हुआ। भूटान युद्ध भी हुआ था, बताए थे, वेद में लिखा था कि भारतीय वंश समाज की स्थापना हुआ था, ऐसे याद करो। देव समाज का स्थापना कब होता है, इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होता है, 87 में। कैसे याद करोगे, पंजाब लाहौर में हुआ। तो शिव और देव एक साथ रहते 87, शिव और देव एक साथ रहते 87, ठीक है। आइए यहाँ पे, केशव चंद्र सेन ने किस वर्ष ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। आपको पता है केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज में बहुत समय बाद शामिल हुए थे, जबकि ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में हुआ था। विद्रोह के समय शामिल हुए थे, 1857 के विद्रोह के समय। फिर यहाँ पे 1866 में ब्रह्म समाज में विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था। 1886 में ब्रह्म समाज में क्या हो गया, शकों में विभाजन हो गया, तो केशव चंद्र सेन ने कौन सा ब्रह्म समाज बनाया, तो भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस, तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज ये भी देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर यहाँ पे केशव चंद्र सेन ने किस पत्रिका या समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया, तो इंडियन मिरर। कैसे याद रखेंगे, तुम दूसरा को क्या मिरर दिखा रहा है, तुम खुद आईना देखो, झूठा के सब, जो अपनी पुत्री का विवाह कम उम्र में कर दिया, ऐसे याद हो गया। फिर है केशव चंद्र सेन द्वारा शुरू किए गए उस आंदोलन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना है, बता। तो ब्रह्म विवाह संघ, ये ब्रह्म विवाह संघ का स्थापना किया था बाल विवाह रोकने के लिए। केशव चंद्र सेन ने अपनी 14 वर्षीय बालिका का किससे राजा से शादी करवा दिया था, कूच बिहार के राजा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है जो केशव चंद्र सेन है, तो उसके द्वारा कौन सा पत्रिका चालू किया गया, बमबोधिनी पत्रिका। कौन सा, बमबोधिनी पत्रिका। क्यों चालू किया गया था,
तो महिला शिक्षा के लिए और उनके उत्थान के लिए, महिला शिक्षा और उनके उत्थान के लिए। फिर यहाँ देखो, केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज के संदर्भ में कथनों पर आप विचार कीजिए। जो केशव चंद्र सेन है और जो ब्रह्म समाज है उसके संदर्भ में आप कथनों पर विचार कीजिए। केशव चंद्र सेन ने क्रांतिकारी सामाजिक विचारों जैसे कि जाति प्रथा पे प्रहार, अंतरजातीय विवाह का समर्थन के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका वैचारिक मतभेद हो गया। ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट आपको बताता है कि जो केशव चंद्र सेन है उनका मतभेद देवेंद्रनाथ टैगोर से क्यों हुआ। तो यही सब था जो जाति प्रथा पे किस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, अंतरजातीय जो मैरिज हो रहा है इसी को लेकर। फिर यहाँ पे आपको पता है दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि 1866 में ब्रह्म समाज का स्थापना हो गया था। एक गुट बन गया देवेंद्रनाथ टैगोर का जो बनाया भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज गलत, आदि देव होता है ना, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव का क्या होगा, भारतीय वाला। फिर यहाँ बोला केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के संदेश को बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास प्रेसिडेंसी तक पहुँचाने का काम किया। बिल्कुल इसी के कारण जो है पंजाब में हुआ देव समाज और मद्रास पे हुआ वैद्य समाज। श्रीधराजू नायडू 1864 और देव समाज लाहौर पंजाब। शिवरमन 1887। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखो क्या लिखा हुआ है। केशव चंद्र सेन ने सामाजिक सुधारों को लेकर बहुत आक्रामक थे। देवेंद्रनाथ टैगोर केवल धार्मिक और दार्शनिक सुधारों तक सीमित रखना चाहते थे कि धर्म में सुधार करो, लेकिन केशव चंद्र सेन बोल रहा हम समाज में सुधार करेंगे, कम उम्र में बालिका का विवाह, ये सब। इसके साथ यही हुआ, अलकत गदरी छलकत जाए। अब यहाँ देखो बोला ब्रह्म समाज का जब द्वितीय विभाजन हुआ 1878 में, तब केशव चंद्र सेन ने परिवर्तित धार्मिक विचारधारा के संबंध के कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ये वाला स्टेटमेंट पे आप फोकस करो। यहाँ बोल रहा है जीवन के अंतिम समय में केशव चंद्र सेन ने न्यू डिस्पेंसन की घोषणा की। न्यू टेबरनेकल डिस्पेंसन, ये बात सही है, इसकी घोषणा की थी, किया था कि नहीं किया था? हाँ 1866 में किया था या 8 में किया था। प्रार्थना समाज से पहले टेबल याद कराए थे। जो हिंदू तंत्रवाद, वैष्णव भक्ति, ईसाई अनुष्ठानों का एक समन्वित रूप था। बिल्कुल, मतलब जो न्यू डिस्पेंसन की घोषणा किया ना, तो वो किस पर आधारित था? हिंदू तंत्रवाद, वैष्णव भक्ति, ईसाई अनुष्ठान। फिर यहाँ पे केशव चंद्र सेन ने ईसाई धर्म के नैतिक सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक झुकाव और उनके यूनिवर्सलिस्ट यानी कि सार्वभौमिकता दृष्टिकोण ने ब्रह्म समाज के मूल स्वरूप को बदल दिया। बिल्कुल, जो केशव चंद्र सेन है वो ईसाई धर्म का जो झुकाव था उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को केवल हिंदू धर्म के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में बनाए रखना चाहते थे और वो उपनिषदों के सर्वोत्तम में विश्वास करते थे। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है वो ब्रह्म समाज को केवल हिंदू धर्म के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन मानते थे, ये बात बिल्कुल सही है। और ये उपनिषदों के सर्वोत्तम विश्वास रखते थे, ये भी बात सही है। चलिए अब यहाँ देखते हैं। केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित हुआ था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। बिल्कुल सही है, भारतीय सुधार संघ। कब? 1870 में, जिस समय पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना हुआ। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने अपने यूरोप यात्रा से लौटने के बाद किया। बिल्कुल सही है।
इस एसोसिएशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, सस्ती साक्षरता को बढ़ावा देना। इस संस्था के परिणाम स्वरूप ही जो केशव चंद्र सेन है उसके प्रयासों से, याद है आपको, 1872 का जो नेटिव मैरिज एक्ट है वह शुरू हुआ था। तो ये सभी सही है। लेकिन आपको याद रहे, भारतीय सुधार संघ तो सुधार करने की बात कहा केशव चंद्र सेन, लेकिन सुधार हो नहीं पाया। लेकिन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करे तो ये किया था एम.जी. रनौटे। वो भी कब किए थे? तो वो कब किए थे? कांग्रेस के स्थापना के 2 साल बाद। मिलता जुलता नाम है तो याद रखेंगे। याद रहे ये एक्ट इसके ही प्रयास से लागू हुआ था। किसके? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। कब? तो जब ये वन सुधार कर रहे थे तब। दूसरा सवाल है यहाँ पे, और देख लेते हैं केशव चंद्र सेन के ऊपर। केशव चंद्र सेन के ऊपर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? 1886 में किया। ये तो पता ही है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन जो कि यूपीएससी में भी पूछा है, 1868 में किया। इसका क्या ट्रिक है? तो 1867 यानी कि प्रार्थना समाज के बाद टेबल पर आने हेतु फिर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ, इसका स्थापना 1870 में पूना सार्वजनिक सभा के समय। इसने इसी के तहत क्या हुआ था? हिंदू प्रतिनिधि बनकर विदेश गए थे। ये भारतीय ब्रह्म समाज का धर्मनिरपेक्ष पक्ष को दिखाता है, जो धर्म से अलग है, धर्मनिरपेक्ष पक्ष को दिखाता है। और इसमें कई ऐसे लोग शामिल थे जो ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं थे। याद रहेगा, टेबरनेकल वाला यूपीएससी 2016 में पूछ भी चुका है। अब यहाँ पे अंबेडकर द्वारा जो संस्था स्थापित की गई है उसका हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर है बहिष्कृत हितकर्मी सभा। ये किसके द्वारा और कब और कहाँ स्थापित हुई है? बहिष्कृत हितकर्मी सभा का स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1924 में मुंबई में। 1924 में मुंबई में। तो कैसे याद रखोगे? तो यहाँ पे ट्रिक है, अंबेडकर 24 घंटा बहिष्कृत लोगों का हित किया। अंबेडकर जो है, याद है ना, 24 घंटा केवल क्या बोलता है? कि किस तरीके से जो समाज के बहिष्कृत लोग हैं उसका हित किया जाए। दूसरा है, एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, दूसरा सवाल ये है कि अंबेडकर ने मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो ये किया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी। कब? 1936 में। कैसे याद रखेंगे? 1936 में। कैसे याद रखेंगे? तो लेबर से अंबेडकर को क्या था? 36 का आंकड़ा। लेबर या मजदूर से अंबेडकर को क्या था? 36 का आंकड़ा नहीं था, जबकि प्यार था। इसे याद कर सकते हो। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, याद है ना, एससी फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का दूसरा नाम क्या था? तो भारतीय अनुसूचित जाति संघ। भारतीय अनुसूचित जाति संघ, तो एससी, इसके नाम में आ रहा है एससी। तो इसका स्थापना कब किया था? याद है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एससी का स्थापना। इसे याद करो। सुप्रीम कोर्ट, इसी को हम लोग ट्रिक बना के लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी शेड्यूल कास्ट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय एससी की स्थापना। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बौद्ध धर्म। क्या? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार हो या दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 1955 में किस संस्था का गठन किया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 1955 में गठन किया था
भारतीय बौद्ध महासभा। कौन? भारतीय बौद्ध महासभा। इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक यहाँ लिखे है। अंबेडकर बचपन का बौद्ध प्यार बचपन में दिखाया। अंबेडकर जो है उसको बचपन से बौद्ध प्यार है, तो इस बौद्ध प्यार को बचपन में दिखाया। बचपन का बौद्ध प्यार बचपन में दिखाया। फिर से एक सैनिक दल भी स्थापना किया था अम्बेडकर, समता सैनिक दल। इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक समता स्थापित करना, आत्म सम्मान की रक्षा करना। कब? 1927 में। कैसे याद रहेगा? तो साइमन आयोग के समय समता सैनिक दल की स्थापना। साइमन आयोग को भगाने के लिए समता सैनिक दल का स्थापना किया। ऐसे याद कर सकते हो। फिर जो है यहाँ पे है, अंबेडकर ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1928 में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? 1928 में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो साइमन आयोग के समय ही शिक्षा दे रहा है। साइमन आयोग के समय ही ये शिक्षा भी दे रहा है। तो ये किया था 1900, ये किया था डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी नहीं, ये तो 1884 में कोई और लोग किया था। दलित शिक्षा मंच, ये शायद हो सकता है। अच्छा देखो, ये जो है अंबेडकर कर रहे हैं। सीडीएम के समय अंबेडकर एक और दलित संघ का स्थापना किया था, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। पहले जो स्थापना किए थे एमजी राजा 1926 में, लेकिन अंबेडकर इसका 30 में काम फिक्स कर दिया और ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन स्थापना किया। 30 में फिक्स ऑल इंडिया डिप्रेस, तो ये सभी स्थापना किया हुआ अम्बेडकर। ठीक है, देखो ये वाला किया था 1942 में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और ये वाला किया था सीडीएम के समय, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। फिर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, देखो अंबेडकर ने दलित वर्गों का संघ का स्थापना कब किया? इसका मतलब क्या है? ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन पूछ रहा है। तो सी से याद रखो, सीडीएम के समय। 26 में तो एमसी राजा इसका स्थापना किया था, अध्यक्ष बना था, लेकिन 30 में अम्बेडकर क्या किया? इसका काम फिक्स कर दिया। फिर यहाँ पूछ रहा है कि अम्बेडकर ने 1930 में किसका स्थापना किया? तो 30 में याद रखो क्या किया था? काम फिक्स किसका? तो इसे बताए थे 30 में क्या होता है? सीडीएम, तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। देखो सीडीएम डीसी, ठीक है, दलित वर्गों का संघ। गांधी जी वाला का नाम क्या था? ऐसा जो समिति है उसका नाम क्या था गांधी जी वाला? तो गांधी जी वाला सवाल में आएगा छुआछूत, अनटचेबिलिटी, हरिजन शब्द लिखा होगा, जैसे ये अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसी को इंग्लिश में बोलते थे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। दलित वर्गों के द्वारा प्रसिद्ध 3 सिद्धांत नारे कौन कौन सा था? तो अंबेडकर ने 3 नारे दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो ये बोला था लोकतंत्र एक जीवन जीने का क्या है? पद्धति है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जो है थोड़ा टफ सवाल है। यहाँ पे क्या है? टफ सवाल है। राजनीतिक विचारधारा अंबेडकर का क्या था, इसके ऊपर सवाल है। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो कि 1947 में राज्य समाजवाद, जो कि स्टेट सोशलिज्म की एक अनूठी रूपरेखा है, वह प्रस्तुत की थी। उनके इस राजनीतिक आर्थिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वे आर्थिक संगठन के स्वरूप को साधारण संसदीय कानून के बजाय
सीधे संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित करना चाहते थे, ताकि सत्ता परिवर्तन होने पर भी सामाजिक ढांचा ना बदले। बिल्कुल, वो क्या करना चाहते थे, जो आर्थिक संगठन है उसके स्वरूप को साधारण संसदीय कानून के बजाय सीधे संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित करना चाहते थे। जो वो क्या करना चाहते थे, संसदीय कानून के तहत नहीं कोई चीज़ लागू करना चाहते थे, सीधे संविधान में इसका प्रावधान कर दे कि हाँ इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है। दूसरा है उनका राज समाजवाद। राज्य के प्रभुत्व वाले राज्य पूंजीवाद यानी कि स्टेट कैपिटलिज्म और संसदीय लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक अनूठा मिश्रण था। बिल्कुल, उनका जो राज था समाजवाद, उसमें दो चीज़ का मिश्रण था, एक राज्य पूंजीवाद और एक संसदीय लोकतंत्र। उसके बाद जो है उन्होंने कृषि क्षेत्र के पूर्ण राष्ट्रीयकरण और भूमि को सामूहिक कृषि के रूप में पुनर्गठन करने का प्रस्ताव दिया था, जहां पे इनपुट राज्य द्वारा प्रदान किया जाए। तो वो कोई भी चीज़ का राष्ट्रीयकरण का तो बात करेंगे ही, ये बात सही है। वहाँ पे फिर क्या बोलते थे, कलेक्टिव फार्मिंग हो, ताकि ऊंच नीच जाति छोटा बड़ा किसान सभी कोई एक साथ किसान कर सके और जितना भी इनपुट है वो राज्य द्वारा प्रदान किया जाए। तो ये भी विचार था। ये तीनों सही है अंबेडकर का विचार। अब अंबेडकर का जो सामाजिक विचारधारा है उसके ऊपर सवाल है। अंबेडकर द्वारा जो रचित था एक एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें जाति प्रथा के विनाश के बारे में वैचारिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके वास्तविक सामाजिक दर्शन का सबसे सटीक प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो हम ये वाला कथन सही है। जाति को लेकर वो क्या बात बोले थे, तो बोल रहे हैं जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का अप्राकृतिक विभाजन है। डिवीजन ऑफ लेबर्स है, लेबर नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर्स है, जिसकी जड़ें धार्मिक पवित्रता और शास्त्रों के दैवीय विधानों में है। इस बुक में बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर्स है, क्योंकि लेबर भी अपने आप को ऊपर नीचे कि हम तुमसे ज़्यादा अमीर है, हम तुमसे ज़्यादा अमीर है, ये सब बात सोचने लगते हैं। तो दूसरा गलत क्यों है, तो विकल्प ए गलत है, क्योंकि बाबा साहब के अनुसार केवल अंतरजातीय विवाह सामाजिक सुधारों की शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन जब तक धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रीय के दैवीय विधानों की जड़ों पर प्रहार नहीं होगा, जाति नष्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, अंबेडकर का आर्थिक विचारधारा के ऊपर सवाल है। एक अर्थशास्त्री के रूप में अंबेडकर का शोध कार्य अत्यंत व्यापक था। उनका जो बुक था द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंस फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द क्या है बुक का नाम, प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन में वो क्या बात बोले, तो उसमें ये चर्चा करते हैं हिल्टन यंग कमीशन का। बिल्कुल, इनके समक्ष गवाही देते हुए उसने जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड है उसका पुरजोर समर्थन किया, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का। बिल्कुल, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसका विरोध किया। एक्सचेंज स्टैंडर्ड का समर्थन किया लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसका विरोध किया। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त के विकास का विश्लेषण करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रांतों के बीच जो राजस्व का विकेंद्रीकरण है उसका 3 चरण का विवरण दिया था। बिल्कुल, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस है उसका जो 3 चरण है, किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसका 3 चरण पे बात कहा। बिल्कुल, गोल्ड स्टैंडर्ड का विरोध किया, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का समर्थन किया। उनका मानना था कि भारतीय रुपये की क्रय शक्ति में गिरावट का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा आंतरिक रूप से मुद्रा का अत्यधिक प्रसार है। बिल्कुल, मुद्रा का अत्यधिक प्रसार के कारण ही पैसा गिरा। गिरने का क्या कारण है, मुद्रा का अत्यधिक प्रसार। तो पहला क्यों गलत है,
अच्छा, पहला ही गलत है। वो गोल्ड स्टैंडर्ड का समर्थन किया था, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का विरोध। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड का समर्थन किया था। उनका मानना था कि गोल्ड एक्सचेंज सरकार को मुद्रा मूल्य की खुली छूट देगा। अब ये पढ़ लेना। फिर कुछ और विचार जानो उनका। वे जो अम्बेडकर हैं, ये गलत क्यों है? वो पूंजीवादी यानी कि मुक्त बाजार नीति के खिलाफ थे। वो जो मुक्त बाजार नीति है इसके खिलाफ थे, क्योंकि यह कमज़ोर का शोषण बढ़ाती है। साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रिमूर्ति की मानते थे, जिससे एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। तो वो जो मुक्त विचार नीति है ना, उसके खिलाफ क्या थे? उसके खिलाफ थे, क्योंकि मानते थे कि जब मुक्त व्यापार होता है तो सरकार जो है निचले पर ध्यान नहीं देगा, इसके कारण निचले का, कमजोर का क्या होता है? शोषण। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा दल अंबेडकर द्वारा स्थापित हुआ था? भारत के किसान और मजदूर दल ये हुआ था? नहीं। इंडिपेंडेंट लेबर संघ स्थापना किया था 1936 में, और एससी फेडरेशन का स्थापना किया था 1942 में। दूसरा, तीसरा। अब ये है, मूक नायक समाचार पत्र पता अम्बेडकर का कब लागू किया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, मूक नायक। फिर बोला अम्बेडकर को कब भारत रत्न मिला था? तो निब्बा को भारत रत्न 90 में मिला। फिर बोल रहा है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर। कब बना था? 29 अगस्त 1947। फिर यहाँ बोल रहा है अम्बेडकर द्वारा लिखित कौन सा पत्रिका की शुरुआत नहीं की गई थी? मूक नायक, बहिष्कृत भारत जनता, केसरी तो तिलक लिखा था। फिर यहाँ पर है अब पेरियार नायकर के ऊपर। आधुनिक तमिलवाद का जनक किसको बोलते हैं? तो पेरियार नायकर को। याद है? कैसे याद कराएंगे? तो इसी पेरियार नायकर का जो बोर्ड है, याद है ना, विजय थालापति के चुनाव प्रचार में लगा था। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के थे। लेकिन जो नारायण गुरु हैं, एक धर्म एक विश्वास, वो केरल के हैं। ठीक है, जबकि याद है ना, तमिलनाडु का में कौन है चुनाव प्रचार में? पेरियार नायकर का था। तो हमेशा कन्फ्यूजन होते हैं कि जो पेरियार नायकर हैं वो तमिलनाडु के थे कि केरल के? तो तमिलनाडु के थे। केरल के कौन थे? नारायण गुरु। पेरियार को किस वैश्विक संस्थान ने नए युग का मसीहा और दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात बोला था? तो यूनेस्को। दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात। महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रनाडे। पेरियार द्वारा 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? याद है ना, जस्टिस पार्टी का स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में इसका पेरियार बने सदस्य 1938 में, और 1940 में इसका नाम बदल के डीएमके रख दिए थे, द्रविड़ कंजनम। तो बी होगा। अब यहाँ पे पेरियार के बारे में सवाल है, पेरियार के बारे में सवाल है, पढ़िए यहाँ पे। पेरियार नायकर के सामाजिक राजनीतिक दर्शन और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पेरियार नायकर, जिसको ईवी रामास्वामी बोलते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, और केवल ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध ही नहीं था, बल्कि इसका एक उद्देश्य समाज में ऐसे समाज की स्थापना करना जहां विवाह सामाजिक संबंध बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के संपन्न हो। बिल्कुल। अब ये कैसे याद होता है आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार नायकर चलाया? तो बताए थे, इसका नाम है ईवी रामास्वामी भी, रामास्वामी। तो राम को क्या चाहिए? आत्मसम्मान चाहिए। राम को क्या चाहिए? आत्मसम्मान। उसने कुड्डी आरसू भी लिखा था, रिवॉल्ट नामक पत्र भी लिखा था, जिसके माध्यम से द्रविड़ पहचान, तर्कवाद, लैंगिक समता के विचार को
पुरजोर प्रचार किया। पेरियार ने महात्मा गांधी की रचनात्मक कार्यक्रम, याद है पेरियार जो है असहयोग आंदोलन में 1920 में, जिसको ईवी रामास्वामी बोलते हैं, उससे जुड़े थे गांधी से। तो यहाँ बोल रहा है कि उसने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम जैसे खादी, नशा मुक्ति का हमेशा तो यहाँ बोल रहा है कि वो विरोध किए और अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस से पूरी तरह दूर रहे। नहीं, शुरुआत में साथ में थे और ये सभी सिद्धांत का क्यों विरोध करेंगे, ये सभी सिद्धांत को तो समर्थन करेंगे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का पुरजोर वकालत की, जिसमें संपत्ति के समान अधिकार और यहाँ देखो कॉन्ट्रापेशन, इसके अधिकार का भी शामिल था। बिल्कुल। तो केवल कितना स्टेटमेंट चाहिए, 1 2 4, तीसरा स्टेटमेंट है, यही इम्पोर्टेंट है। गैस हटा के जाए, यही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दो। तो पेरियार नेकर अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में कांग्रेस में सक्रिय थे, बताए थे रामास्वामी पेरियार नेकर। उसने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, खादी के प्रचार और नक्शा मुक्ति यानी कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का तो समर्थन किया था। विरोध क्यों करेगा? उन्होंने 1924 के प्रसिद्ध वाइकम सत्याग्रह में भी भूमिका निभाई थी, भी याद रखना है। जो वाइकम सत्याग्रह भूमिका निभाई, लेकिन वो 1925 में कांग्रेस क्यों छोड़ा? जब उन्होंने देखा कि पार्टी के भीतर जो है गैर ब्राह्मणों के प्रति भेदभाव हो रही है, इसी कारण, कोई नीति के कारण नहीं, भेदभाव के कारण छोड़ा। कब? 1925 में। गेट से टाइम पूरा। अब ये वाइकम सत्याग्रह पे सवाल बनाते हैं। जो वाइकम सत्याग्रह है, इस पे सवाल बनाते हैं। तो वाइकम सत्याग्रह किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? तब इसका ट्रिक बताए थे कि तो वाइकम सत्याग्रह का जब भी सवाल हो तो क याद रखो। क से क्या याद रखो? केरल। क से क्या याद रखो? कलप्पन। क से क्या याद रखो? करमचंद। क से क्या याद रखो? इतना ही है। तो क्या होगा? केरल। बस क वाला ट्रिक याद रखना है। और इसी वाइकम सत्याग्रह से याद है एक और आदमी जुड़े थे, नारायण गुरु? नहीं, ये पेरियार नायकर। पेरियार नायकर, जिसका नाम ईवी रामास्वामी। फिर वाइकम सत्याग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ये था जो अस्पृश्यता है, अब मंदिर के आसपास जो सामाजिक सड़क है उस पर जो जाति आधारित प्रतिबंध है उसको समाप्त करना। फिर से वाइकम सत्याग्रह कब चला था? तो वो चला था ट्रावनकोर में। कब? 1924 में। कब? 1924 में, HRA के साथ। फिर याद रखो वाइकम सत्याग्रह का अग्रदूत या प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो टीके माधवन। ठीक है, ऐसे भी हम याद कराए थे कि वाइकम सत्याग्रह प्रमुख कौन है इसमें? सबसे प्रमुख टीके माधवन। ऐसे भी हम याद कराए थे जब भी वाइकम सत्याग्रह है तो केवल के याद रखो, कलप्पन, टीके माधवन, करमचंद्र, केरल। ठीक है, और ये तक हो गया। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसने वाइकम सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया? याद रखो नारायण गुरु भाग नहीं लिए थे। ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार नायकर बोलते हैं, ये भाग लिए थे। देखो जो पेरियार नायकर है वो तमिलनाडु वाले हैं, लेकिन फिर भी केरल वाले में भाग ले रहे हैं। और याद रखो जो तमिलनाडु वाला में जो नायकर गांधी के साथ मिलकर इसमें भाग लिया था, ठीक है ना, लेकिन जो गुरु जी हैं वो भाग नहीं लिए, रामेश्वर गुरु, ठीक है, नारायण गुरु। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो वाइकम सत्याग्रह है उसमें कौन सा कथन सही है? तो अस्पृश्यता और जाति भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल। महात्मा गांधी सत्याग्रह में भाग लिए, ये भी सही है। गांधी जी जरूर इस आंदोलन में पेरियार नायकर के साथ भाग लिए थे, लेकिन जो गांधी है इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, केवल भाग लिया था। ठीक है, अब जो जस्टिस पार्टी है उसके ऊपर सवाल है। यहाँ बोल रहा है जस्टिस पार्टी के ऊपर सवाल है, कब स्थापना हुआ?
तो 1916 में। कैसे याद रखोगे? तो 16 महाजनपद में महिला को जस्टिस दो, महिला को जस्टिस दो। कैसे याद रखोगे? तो 16 महाजनपद से 1916, महिला से मद्रास, जस्टिस से जस्टिस पार्टी। फिर बोला जो जस्टिस पार्टी है इसमें कौन कौन प्रमुख थे, कौन कौन शुरुआत किए थे? तो शुरुआत किए थे मुदलियार, नायर और त्यागराज चेट्टी। कैसे याद करोगे? ये दोनों के नाम में यार यार आ रहा है, नायर यार। तो दोनों चेट्टी यार को जस्टिस दो। दोनों जो है चेट्टी यार है। चेट्टी यार मतलब कि जो व्यापारी है उसको चेट्टी बोलते हैं हम लोग। दोनों जो है व्यापार में चेट्टी यार था, तो चेट्टी यार था ना, इस दोनों को जस्टिस चाहिए था 16 महाजनपद में। ठीक है। जस्टिस पार्टी का आधिकारिक नाम क्या था? तो दक्षिण लिबरल फेडरेशन। ठीक है। जस्टिस पार्टी का नाम जस्टिस किस आधार पे पड़ा? तो ये पार्टी द्वारा प्रकाशित जस्टिस नामक समाचार पत्र के आधार पे, और इसी का स्थापना 1916 में हुआ था, जो आगे चल के 1944 में इससे जुड़े थे। कौन इससे जुड़े थे? ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर। चलने की अच्छा से ठीक है। फिर यहाँ पे जो जस्टिस आंदोलन है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो गैर ब्राह्मणों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण की मांग करना। फिर यहाँ पे जस्टिस पार्टी ने किस अधिनियम के तहत मद्रास प्रेसिडेंसी के चुनाव में भाग लिया था? तो ये भारत सरकार का अधिनियम 1919 है ना, उसी के तहत ये भाग लिया था चुनाव में। फिर है यहाँ पे प्रसिद्ध समाज सुधारक ईवी रामास्वामी जस्टिस पार्टी के कब जुड़े थे और इसके अध्यक्ष बने? तो 38 में क्या हुआ? अड़ गए। 38 में अड़ गए कि हम इसके क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे, तो 1938। फिर यहाँ पे 1940 में जस्टिस पार्टी का नाम बदल के क्या हो गया? द्रविड़ कनिंगम बॉबी। फिर यहाँ पे जस्टिस पार्टी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। जस्टिस पार्टी कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रधान गलत संगठन कहकर किया, बिल्कुल, कि वह ब्राह्मणों की सभा है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसा ही सब मतलब बोल रहा है कि गैर ब्राह्मणों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया, तो बिल्कुल ये किया, क्योंकि पार्टी तो करेगा ही गैर ब्राह्मण के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी का प्रमुख व्यक्तियों में से एक था? तो देखो इसमें कोई यार का नाम नहीं दिया, ना सीपी मुदलियार का नाम दिया है। अब फिर एक और था, कौन था? इसमें न सीपी मुदलियार का नाम दिया है क्वेश्चन में, न टीएम नायर का नाम दिया है। नाम दिया है किसका? त्यागराज चेट्टी का। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्यागराज चेट्टी। ठीक है, त्यागराज चेट्टी। फिर यहाँ पे पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के उत्थान के लिए 1889 में पुणे में किस संस्था की स्थापना की थी? तो पंडिता रमाबाई है वो 1889 में शारदा सदन की स्थापना की थी। किसकी? शारदा सदन की। ठीक है। फिर बोला पंडिता रमाबाई द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम बताइए जिसमें उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा का वर्णन है। तो एक बुक लिखी थी, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। अच्छा, पंडित है तो ऐसा बुक लिखी गई, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ऐसा ये सब बड़ा बकचोदी। फिर यहाँ बोल रहा है, एक सेकेंड, फिर यहाँ थोड़ा एसी ऊपर करते हैं। फिर है पुणे के पास केडगांव में 1989 में, पुणे के पास केडगांव में 1989 में एक संस्था का स्थापना की रमाबाई। तो ये वक्त याद रखना कि पंडिता रमाबाई ने जो है SC/ST एक्ट के समय 1898 में ही महिलाओं के विधवाओं की मुक्ति के लिए मुक्ति मिशन का स्थापना किया।
और शारदा सदन का स्थापना भी 1889 में किया था। शारदा सदन का स्थापना भी 1889 में ही किया था। पंडिता रमाबाई है, यहाँ भी पंडिता रमाबाई है, ठीक है ना। ये पंडिता रमाबाई है, ठीक है। फिर है, ये तो हो ही गया। 1882 में महिला उत्थान और शिक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापना की थी? महिला उत्थान और शिक्षा के लिए शारदा सदन। पंडिता रमाबाई ने किससे अंतरजातीय और अंतर प्रांतीय विवाह किया था? बिपिन सर से। किससे? बिपिन सर से। फिर यहाँ पे मुक्ति मिशन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने कब किया था? तो SC/ST एक्ट के समय विधवाओं को मुक्ति दिलवाया केडगांव में। केडगांव कहाँ है? केडगांव 1889 मुंबई 1889। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है हम लोग को कि 1889 बोले 1784 होगा या फिर 1884 होगा। तो एक चीज़ याद रखो, 1784 के 100 साल बाद 1884 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था 1784 में, इसी के 100 साल बाद 1884 में। अब इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी उससे किसका नाम संबंध है। तो हम इसका एक ट्रिक बताए थे, VAT, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, गणेश वासुदेव नहीं, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, फिर से अगरकर, वो नाम में आएगा अगरकर, और तीसरे नाम आएगा तिलक। तो तिलक और गोपाल गणेश अगरकर, ये क्यों नहीं? चिपलुंकर क्यों नहीं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है यार। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर का नाम नहीं है। देखो चिपलुंकर का भी नाम है, लेकिन यहाँ पे अगरकर, गणेश अगरकर, और इसका नाम को ज़्यादा प्रमुखता से दिया जा रहा है। इनके गणेश अगरकर का नाम चिपलुंकर से क्या है, ज़्यादा फेमस है। तो किसका नाम है? VAT वैट शिवम आप्टे, V से विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, A से गोपाल गणेश अगरकर, T से तिलक, शिवराम आप्टे से शिवराम आप्टे। तो इसी सब जो संबंधित है आपको डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी या इसको फर्ग्यूसन कॉलेज है उससे संबंधित है। फिर है, भारत महिला परिषद वॉज फाउंडेड बाई हुम एमंग द फॉलोइंग एंड हुम रिफॉर्मर, वोमेन रिफॉर्मर। तो भारत महिला परिषद को क्या बोलते हैं? लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। ये किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तो 1904 में रमाबाई रनाडे द्वारा। तो कैसे याद करेंगे? रमाबाई को बाई पकड़ा तो महिला परिषद की स्थापना की। रमाबाई को बाई पकड़ा तो महिला परिषद की स्थापना की। कब? 1904 में। पंडिता रमाबाई नहीं, पंडिता रमाबाई दूसरा है। ये रमाबाई रनाडे है जिसने आर्य महिला समाज का स्थापना किया था 1881 में। रमाबाई रनाडे। तो रमाबाई को बाई पकड़ा तो महिला परिषद की स्थापना की 1904 में, याद रहेगा। फिर यहाँ पे सर सैयद अहमद खां के ऊपर सवाल क्या है? सर सैयद अहमद खां के ऊपर सवाल। तो सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखा था, अस्वाद से बगावते हिंद, द कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। यह पुस्तक 1858 के विद्रोह के तुरंत बाद लिखी गई थी। बिल्कुल। इस पुस्तक में सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह का मुख्य कारण भारतीय के विधान परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं देना बताया था। अब इसमें हमको लोचा है, इस पुस्तक के बाद ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद अहमद खान को कड़ी सजा दी थी? नहीं, इस पुस्तक अपना बना लिया था सर सैयद अहमद खान को। यह उन्होंने इस बात का पुरजोर खंडन किया था कि 1857 का विद्रोह मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया एक जिहाद था। क्या है सही? बिल्कुल 1 2 3 विरोध करेगा कि मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया है, और इसका कारण बता देगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन। कब? 1870 में।
कैसे याद रखेंगे? तो अलीगढ़ कॉलेज 1875 में स्थापना करेगा आगे चल के, तभी तो यह आंदोलन 1870 में शुरू हुआ। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का भी स्थापना हुआ। अन्य समाजवादी सुधार संघ का भी स्थापना हुआ ये केशव चंद्र सेन द्वारा। सर सैयद अहमद खान द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया, उसका नाम क्या है, जिसमें दिल्ली के स्मारकों इमारतों का वर्णन है? आसार ए सनादिद। ऐसे बताए थे, सनादिद से याद रखो कि सना दिल्ली की इमारत देखने गई थी, सनादिद। फिर है यहाँ पे सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किए गए उस सामाजिक सुधार पत्रिका अखबार का नाम क्या था, जिसका अर्थ संस्कृति और नैतिकता है? तो उसका बुक का नाम था तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक। सर सैयद अहमद खान को तहजीब नहीं है कुछ भी बोलने का, इसे याद रखो ट्रिक। सर सैयद अहमद खान को कुछ भी तहजीब नहीं है बोलने का, तहजीब उल अखलाक। अब है ये सवाल यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की? बताओ कब किया होगा? तो 1864 में। कैसे याद रखोगे? तो 1864 में ही वेद समाज की भी स्थापना हुई थी। जहाँ पर वेद धर्म की बात करता है, वहीं पे साइंटिफिक सोसाइटी साइंस की बात करता है, तो दोनों में टकराव होगा। तो ऐसे याद कर लो। ऐसे 1864 में और क्या क्या कांड हुआ था? भूटान युद्ध भी हुआ है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना है, अंग्रेजों ने कैंटोनमेंट एक्ट भी पास किया था, भारतीय वन सेवा की भी स्थापना शुरू हुई है। ठीक है। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? बताओ। ये भी सर सैयद अहमद खान द्वारा ही शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो ये कांग्रेस के विरोध में किया गया था। कब किया गया था? तो कांग्रेस के 3 साल बाद किया गया। कैसे याद करोगे? तो कांग्रेस की स्थापना के 3 साल बाद किया गया था, ऐसे याद रखो। कांग्रेस से दुश्मनी था तो 3 का तिगड़ा, 3 साल बाद काम बिगड़ा। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो बताए थे, शिव और देव एक साथ आए। कब? 87 में। ठीक है ना। तो देव को प्रार्थना करते तो शिव और देव एक साथ आए। शिव और देव नहीं, वो था एक साथ आए। तो 1887 में लाहौर में देव समाज का स्थापना हुआ है, देवबंद आंदोलन है। तो देवबंद आंदोलन कैसे याद रखोगे? तो देव को क्या करते हैं हम लोग? प्रार्थना करते हैं। देव के पास जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो देवबंद आंदोलन 1866 में, देवबंद आंदोलन 1866 में, वो भी कहाँ पे? यूपी में। और ये कांग्रेस के समर्थन में था। निम्नलिखित में से कौन देवबंद स्कूल से संबंधित नहीं है? देवबंद स्कूल से संबंधित थे कौन? एक तो कासिम था, एक रशीद था और एक हसन था। पहला वाला नहीं है। कैसे याद रखोगे? तो क्योंकि ये लोग देवबंद स्कूल है 1866 में स्थापना हुआ था, 1866 में स्थापना हुआ था। और ये लोग जो है कांग्रेस का क्या थे? सपोर्टर थे, कांग्रेस को देवता मानते। तो इसी ट्रिक याद करो, कांग्रेस देवता के लिए कासिम ने हंसते हंसते रसीद काटा था। कांग्रेस देवता के लिए, जो कांग्रेस देवता है उसके लिए कासिम ने हंसते हंसते रसीद काटा। तो कांग्रेस से क्या याद रखोगे? कि कांग्रेस देवता से क्या याद रखोगे? कि कांग्रेस का समर्थन किया। कौन? देवता से किसको? देवबंद को। किसने किया? तो कासिम ने। तो कासिम ने हंसते हंसते से क्या किया? हसन क्या किया? रसीद काटा, कि कांग्रेस का क्या कर सके? पूजा करवा सके, रसीद काटा। तो ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद है ये इसके बाद है बैथुन कॉलेज। ठीक है ना। देखो, यहाँ पे हम लोग को बैथुन कॉलेज में कन्फ्यूजन होता है, जिसको बोला जाता था हिंदू महिला कॉलेज। 1849 में स्थापना हुआ था बैथुन कॉलेज। याद है? 15 मतलब कि सेंचुरी पढ़ने से पहले। तो इसके संस्थापक कौन थे? बैथुन ही थे। इसके संस्थापक कौन थे? बैथुन ही थे, जो कलकत्ता में स्थापना किया। लेकिन इसके सचिव पूछे कौन थे? तो सचिव थे वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोई संस्थापक नहीं थे, सचिव थे।
1884 यहाँ पे कुछ प्रमुख बात है कि चंद्रमुखी बसु जो है 1884 में ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला है। अब पहली महिला डॉक्टर कौन थी? कदाम्बी गांगुली। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सचिव था हिंदू महिला स्कूल से संबंधित था जो बाद में बैतूल फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? तो बैतूल फीमेल स्कूल का सचिव कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका स्थापना कब हुआ था बैतूल कॉलेज का? 1849 में, हाफ सेंचुरी से पहले। कहाँ पे? कलकत्ता में। उसके बाद जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए कौन सा स्कूल का स्थापना किया था? तो लड़की के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में बहुत सारा कॉलेज का स्थापना किया। कलकत्ता क्षेत्र के साथ कलकत्ता ही में स्थापना करेंगे। अब डी.के. कर्वे से जो इम्पोर्टेंट बात है वो देख ले रहे हैं। धोंदू पंत कर्वे, इनको जो है भारत रत्न मिला था 1958 में। सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए कि इनको भारत रत्न मिला था। 1893 में क्या किए थे? विधवा पुनर्विवाह प्रचारक मंडल का स्थापना किए थे पुणे महाराष्ट्र में। जब इस समय एनी बेसेंट आई उस समय विधवा पुनर्विवाह प्रचारक मंडल का स्थापना किया। फिर 1896 में इन्होंने विधवा गृह आश्रम का स्थापना किया 1896 में। और सबसे इम्पोर्टेंट स्नातक महिला विश्वविद्यालय, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापना किए थे 1916 में। तो यार ये दो क्षेत्र में काम किए हुए हैं, एक तो विधवा विवाह और एक महिला शिक्षा। और दूसरी बात, कब क्या क्या किया? 1893 में किया। क्या किए? विधवा पुनर्विवाह प्रचारक मंडल पुणे महाराष्ट्र। दूसरा 1896 में किया विधवा महिला आश्रम। तीसरा 1916 में मुंबई में किए महिला विश्वविद्यालय, याद है ना स्थापना डी.के. कर्वे। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसको समर्पित किया है? तो जो अमेरिका में जो अच्छे लोग थे, देखो भारत के लिए नहीं, ब्रिटेन के लिए नहीं, अमेरिका में जो अच्छे लोग थे जो दास व्यवस्था को समाप्त करवाए थे उसके लिए। बताओ कितना यूनिक क्वेश्चन है। गुलामगिरी की भाषा कोई पूछे क्या थी? तो मराठी थी। फिर यहाँ पे ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो देश का पहला बालिका स्कूल था? डी.के. कर्वे पूछे कब खोला था स्कूल? तो 1916 सोडस महाजनपद में। और ये बैतूल स्कूल कब खुला था? तो 1849। ज्योतिबा फूले कब खुलेगी? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपको, तो ये अड़ जाएगी 1848 में खोलने के लिए। 48 में खोलने के लिए पहली महिला स्कूल खोलने के लिए अड़ गई थी। फिर है महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो 1888 में, 1888 में। फिर महात्मा फूले ने शिक्षा के संबंध में किस आयोग के सामने गवाही दी थी? तो जो महात्मा फूले है ना, ज्योतिबा फूले, महात्मा फूले, उसने हंटर कमीशन के सामने शिक्षा के लिए क्या दी थी? गवाही दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, शिक्षा के लिए गवाही हंटर कमीशन के सामने दी थी। फिर निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1896 में पुणे में एक शैक्षणिक संस्था हिंदू विधवा गृह का स्थापना की? समय क्या है? 1896। क्या है? विधवा गृह। इसमें क्या जोड़ दो? आश्रम। डी.के. कर्वे ने स्थापना किया था। फिर है डी.के. कर्वे किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? बाल विवाह के लिए नहीं, विधवा पुनर्विवाह रोक के लिए जाने जाते हैं। और सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महिला शिक्षा, याद है ना 1916 में। तो एक कोई चुना हो तो ये चुनेंगे। विधवा पुनर्विवाह रोक पे क्यों है? उस पर तो रोक पे क्यों? पुनर्विवाह होगा ना। फिर तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब किए थे? तो 1839 में। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विशेषता है उसके बारे में। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि इसका जो मुख्य रूप से प्रभाव है ग्रामीण कृषक वर्ग को आकर्षित किया, नहीं, ये शहरी वर्ग को आकर्षित करेगा सबसे ज़्यादा। बाकी ये 1, 2, 3 सही है। तो इसमें नगर के जो मध्यम वर्ग है उसको सबसे अधिक प्रभावित किया था आपको। फिर यहाँ पे और है
ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो ये सब था। यह आंदोलन जो पश्चिम का जो है, पश्चिमी शिक्षा का जो तर्कवाद, मानवतावाद, ये सबसे प्रेरित था। बिल्कुल आधुनिकरण, भारत का जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको त्यागना था। बिल्कुल। फिर ये देख लिए 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में कुछ ऑर्थोडॉक्स थे और कुछ रिफॉर्मर थे। उसके बीच में टकराव का मुख्य विशेष क्या था? तो धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक परंपराओं की व्याख्या। क्योंकि जो रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स थे वो बोलते थे कि हमारे ग्रंथ में ये लिखा है। जो सुधारक थे वो कहे कि आपके ग्रंथ में भले ये लिखा है, लेकिन आप ही के ग्रंथ में कुछ और भी लिखा है कि आपको ये सुधार करना होगा। ठीक है। जबकि जो सुधारक है वो मानवता की कसौटी पे रख के कोई चीज़ को परखते थे। अब यहाँ पे देख लेना कलकत्ता में कौन कौन स्थापना हुआ था संस्था। तो 1815 में आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा में कलकत्ता का, साधारण ब्रह्म समाज भी 1878 का कलकत्ता का है। मुंबई में क्या है? बॉम्बे, जिसको मुंबई में बॉम्बे बोलते हैं। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली याद रखो बम्बई का है। ठीक है। ये क्या है? विधवा पुनर्विवाह के लिए स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था ये भी याद रखना। प्रार्थना समाज भी मुंबई का, आर्य समाज भी मुंबई का, सत्य शोधक मुंबई का है। मतलब कि सब मुंबई का। मद्रास नहीं मार देना, मद्रास में सिर्फ कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्था है, वही मद्रास में। एक मद्रास का नाम और किस में मिलता है? वीरेशलिंगम का नाम मिलता है मद्रास में, जो विधवा विवाह के लिए काम किया। बाकी सबका है मुंबई का है। मद्रास में देखो वेद समाज भी है एक, थियोसॉफिकल सोसाइटी में वेद समाज भी 1864 में सिद्धार्थ नायडू। और ये पंजाब लाहौर में कौन है? तो ये सिंह सभा आंदोलन, ये आपको 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ। ये एनसीईआरटी का है, पढ़ाएंगे आपको। देव समाज, अहमदिया आंदोलन भी यूपी का है। फिर यहाँ देखो दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ज्ञान प्रसारक मंडली से संबंधित है। देखिए याद रखना कि ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना दादा भाई नौरोजी ही ने किए थे। स्पेशली उसके लिए जो पुरुष हो और प्लस जो ओल्ड एज हो उसके लिए। ठीक है। ज्ञान प्रसारक मंडली का स्थापना कब किए थे? तो 1848 में। कहाँ पे किए थे? बॉम्बे में। सब बॉम्बे में है, मद्रास में केवल 2 है। तो बॉम्बे में 1848 में दादा अड़ गए कि हम लोग बूढ़ा लोग को क्या देंगे? शिक्षा देंगे। फिर है यहाँ पे सती शब्द का अर्थ क्या? अब यहाँ से जितना भी सवाल शुरू होगा वो एनसीईआरटी का है। सती शब्द का अर्थ क्या है एनसीईआरटी में? तो सदाचारी महिला दिया हुआ। फिर है ये देखो एनसीईआरटी का बड़ी कंफ्यूजिंग सवाल है। एनसीईआरटी का ये बड़ी कंफ्यूजिंग सवाल है। यहाँ बोल रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह आश्रम के समर्थन के लिए संगठन बनाने सुधारक कौन थे? देखो सब शब्द क्या प्रयोग हो रहा है? मद्रास प्रेसिडेंसी और विधवा विधवा समर्थन के लिए। तो वीर सलिंगम, जब भी मद्रास आएगा तो वीर सलिंगम बोलते हैं, क्योंकि मद्रास में केवल 3 ही चीज़ जाना जाता है। एक तो वीर सलिंगम, थियोसॉफिकल सोसाइटी का 1882 वाला अडियार में मुख्यालय, और एक वेद समाज। क्या है? वेद समाज। फिर यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल कहाँ खोले थे? तो लड़के के लिए स्कूल खुले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ? कलकत्ता। और अन्य सुधाकर मुंबई में, जैसे कि 1916 में डीके करबे। भोपाल की बेगम ने लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल कहाँ खोला था? तो अलीगढ़ में, ना कि भोपाल में, ना ही दिल्ली में। फिर जो है उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाओं को घर पर ही अरबी में कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए किसने तर्क दिया और आयतों का हवाला दिया? तो ये वाला बात किसने दिया था कुरान शरीफ वाला? तो ये दी थी मुमताज़ अली। कौन? मुमताज़ अली कि आप कुरान पढ़ो। बेगम रुकैया ने कहाँ पे स्कूल खोला? तो बताए थे ट्रिक। रुक बेगम कल पटना जाना, तो कल से कलकत्ता, पटना से पटना, बेगम रुकैया। उसके बाद है, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर करता है। उसके बाद है नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने
महिलाओं के लिए किसकी मांग कर रहे थे? तो ये राजनीतिक आदमी थे, राजनीतिक मांग करेंगे। अधिक स्वतंत्रता समानता, जैसे कि वोटिंग राइट मिले। नेता आदमी तो नेता वाला ही बात करेगा। वोटिंग राइट कौन कौन किया? नेहरू और बोस। फिर यहाँ पे पुणे में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? जहाँ ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। तो पुणे में कौन की थी भाई? पंडिता रामाबाई की थी। कब? 1889 में की थी। SC/ST एक्ट के समय विधवा मुक्ति के लिए मुक्ति सदन। 20वीं शताब्दी में किन पुरुष नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का पुरजोर समर्थन किया था? तो NCERT में इन्हीं का नाम दिया भाई, इस दोनों भाई का, नेहरू और सुभाष। फिर यहाँ बोल रहा है कि राष्ट्रवादी आंदोलन में महिला की अधिकारों और राजनीतिक नेतृत्व पर दृष्टिकोण। अब ये देखो, ये लाइन पढ़ लो कि नेहरू और बोस ने क्या किया। स्वतंत्रता के बाद पूर्ण राजनीतिक अधिकार जैसे कि वोटिंग अधिकार देने का वादा तो किया, लेकिन साथ ही यह भी बोला था कि जब तक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए तब तक वे अपना ध्यान अंग्रेजी राज के विरोध में संघर्ष में लगाए। तो ये आंसर होगा कि नेहरू क्या बात बोले थे। फिर यहाँ पे देखो चाइल्ड मैरिज एक्ट है। NCERT में जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो किसको कहा गया है? शारदा एक्ट को ही चाइल्ड मैरिज एक्ट कहा गया है, ठीक है, 1920 वाला को। इसमें क्या क्या उम्र थी? तो 14, 18 नहीं, 18, 16 क्या है? 18, 16 है। इसके अनुसार क्या है? 18 और 16। फिर है ये देखो NCERT में है जाति व्यवस्था के लिए बोल रहा कि राजा राम मोहन राय ने किसी ग्रंथ का अनुवाद किया था। कौन ग्रंथ का करेगा? तो सोचो इन सभी में से सबसे अच्छा जाति व्यवस्था के ऊपर कौन प्रहार किया हुआ है? तो बौद्ध ग्रंथ। तो ऐसा क्या हो जाएगा? बौद्ध ग्रंथ। फिर है जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाला परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ हुआ? तो परमहंस मंडली है 440 ईबी बम्बई में हुआ था। जाति व्यवस्था के ऊपर काम किया था। इसके बारे में बोला जाता है कि गुप्त रूप से सभी को बुला के सामूहिक भोजन खिलवाता था। सब ऊंचा नीचे सबको एक जगह बैठ कर भोजन खाओ। तो ये देखो परमहंस मंडली अपने सदस्यों को गुप्त बैठक का मुख्य रूप से किस नियम का उल्लंघन करने के लिए करते थे? तो भोजन और स्पर्श जाति नियमों का उल्लंघन करने के लिए। भाई कि बैठो चुपचाप खाओ, देखो हम लोग एक ही जाति के हैं। फिर यहाँ पे जॉन एलक नामक एक कुली जहाज द्वारा भारतीय मजदूरों को कहाँ ले गया था? तो भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए ये सबको ले गया था। कहाँ पे? मॉरिशस। कहाँ ले गया था? जॉर्ज एलन नामक कुली जहाज द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले गया था। मॉरिशस से ही बाबा रामचंद्र देव थे, याद है। आंध्र प्रदेश का कौन सा समुदाय पशुओं के शवों को साफ करने और जूता बनाने का माहिर था? मदिंगा समुदाय के लोग आंध्र प्रदेश में। पहले विश्व युद्ध के दौरान जूते की मांग बढ़ने पर चमड़ा कामगारों मोची को क्या फायदा हुआ था? तो वे ऊंची कीमतों की मांग करने लगे और काफ़ी लाभ हुआ। जूता डिमांड में आ गया था। फिर बोल रहा है कि भारत में गरीबी और निचली जातियों के लोग को किन स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए ले गया था? तो एक तो असम, मॉरिशस, त्रिनाद, इंडोनेशिया। तो गरीब लोग को कहाँ का ले गया? असम, मॉरिशस, त्रिनाद, इंडोनेशिया। फिर बोला जा रहा है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान फिर बोला जा रहा है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जूतों की मांग बढ़ने पर चमड़ा कामगारों को क्या फ़ायदा हुआ? तो ऊंची कीमत की मांग करने लगे, उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। फिर बोला जा रहा है 19वीं सदी के शहरों के विस्तार में दौरान श्रम की मांग किन कार्यों के लिए अधिक बढ़ गई थी? तो इमारती निर्माण, सड़क निर्माण, नाला निर्माण, रिक्शा खींचना, बोझ खींचना, ये सब का हो गया था। फिर मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सतनामी घासीदास, ठीक है। मध्य भारत में सतनामी घासीदास। फिर बोला पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मथुआपन ने किन लोगों के बीच काम किया था? चंदाल काश्तकारों के बीच। पूर्वी बंगाल, हरिदास ठाकुर, मथुआपन। अब ये देखो कुछ सामाजिक और न्याय की मांग का आंदोलन दिया हुआ। सतनामी आंदोलन, घासीदास,
हरिदास ठाकुर पूर्वी बंगाल चंडाल काश्तकारों किसानों के बीच जाति व्यवस्था को सही ठहराने के पर काम किया था। फिर ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसको समर्पित है, तो उन अमेरिकियों को जो गुलाम की मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किए थे। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक कब लिखा था, तो जिस वर्ष स्थापना करेगा उसी वर्ष, सत्यशोधक 1873। फिर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो साइमन आयोग के समय मंदिर आगमन, ऐसे याद कराए थे, साइमन आयोग के समय मंदिर आगमन। हम भी इंसान है, ये प्रसिद्ध कथन 1927 में किसके द्वारा दिया गया था, तो हम भी इंसान है मतलब हम भी अम्बेडकर हैं, इसके द्वारा कहा गया था। अम्बेडकर किस जाति में पैदा हुए थे जिसके कारण उनके बचपन में भेदभाव महार जाति में। ये एनसीईआरटी का सवाल है कि 1927 से 35 तक, क्योंकि 27 में मंदिर आगमन आंदोलन चलाए, तो 35 तक लगभग कितना आंदोलन चला दिया था, तो तीन का तिगरा जातिवादियों का काम बिगड़ा, तीन का तिगरा जातिवादियों का काम बिगड़ा, ऐसे याद करोगे 3 बार चला दिया था। उत्तर भारत और बंगाल के सनातन धर्म सभाओं ने भारत में धर्म महामंडल जैसे संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या किया था, तो इसका है जो हिंदू धर्म में नहीं, इसका ख है, हिंदू धर्म में जातीय उच्च नीच की मान्यता को बनाए रखने के लिए अब ब्राह्मण सभाओं की रक्षा करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, भारत धर्म महामंडल। पेरियार ने हिंदू धर्म के किन ग्रंथों का कट्टर आलोचना किया था, तो मनु द्वारा जो रचित है भगवत गीता रामायण, ये सब का नहीं, मनु द्वारा जो रचित है प्लस भगवत गीता रामायण। फिर है बोला कि 20वीं सदी में जो गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाए गए थे उसका मुख्य तर्क क्या था, तो ब्राह्मण उत्तर से आए उन आक्रमणकारियों के वंशज थे जिन्होंने मूल निवासियों को हराया था। ज्योतिबा फुले भी तो यही बात बोलती है कि हम लोग यहाँ के असली है, ब्राह्मण जो है वो नकली है। ईवी रामेश्वरी नायकर किस लोकप्रिय नाम से जाने जाते हैं, तो पेरियार नायकर। गैर ब्राह्मण आंदोलन का मुख्य तर्क क्या था, तो ब्राह्मण उत्तर से आए हैं उन आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के भारत के मूल निवासियों को हराया था। पेरियार नायकर ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, तो 1925 में अब उनके साथ क्या होने लगा था, भेदभाव होने लगा था, इस कारण पेरियार नायकर द्वारा शुरू किया गया स्वाभिमान आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ब्राह्मणों के साथ नहीं, अछूतों के लिए स्वाभिमान के लिए खुद जगाना। पेरियार नायकर किन ग्रंथों के कटु आलोचक थे, तो सी मानव चरित्र वाला ग्रंथ का। प्रार्थना समाज की स्थापना 1857 में कहाँ हुई थी, तो बम्बई में। सबका तो यही हो रहा है, बम्बई में ही। हेनरी लुई विलियम डेरिजियो किस कॉलेज के प्रधान अध्यापक थे, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के प्रधान अध्यापक थे ईबी डेरिजियो। फिर प्रार्थना समाज मुख्य रूप से किन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा रहा था, तो प्रार्थना समाज मेनली जाति और बाल विवाह। ठीक है, उत्तर भारत और बंगाल ये तो बता ही दिए। अब यहाँ पर है लास्ट एनसीईआरटी का, सिंह सभा की स्थापना सबसे पहले कब और कहाँ हुई थी, तो 1873 में सत्यशोधक समाज के समय अमृतसर में हुई थी। सिंह सभाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सिख धर्म के अंधविश्वास और जातीय भेदभाव है ना उसको मुक्त करना। अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1879 में हुई थी। तो यहाँ देखो ये तो सिंह आंदोलन है ना, उसी के बारे में याद रखो सब चीज़, कि जो सिंह आंदोलन है उसका स्थापना कब हुआ था, अमृतसर में सत्यशोधक समाज के समय, और इसका 1879 में लाहौर में भी गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सिख धर्म में जो अंधविश्वास है, जाति भेदभाव है, गैर सिख आचरण है, इसको मुक्त करना। इसका योगदान क्या है, तो इन्होंने सिखों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जिसमें आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म सिद्धांतों को भी पढ़ाया था। फिर जो 1892 है इसमें सिख सभा आंदोलन नेताओं द्वारा खालसा कॉलेज का भी स्थापना किया गया था 1892 में, खालसा कॉलेज। अब यहाँ पे कौन क्या बोला था, इसका एक नारा भारत भारतीयों के लिए जैसे कौन नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। एक नारा इधर भी है, ठीक है, जो राजा राम मोहन राय ये सब नारा दिए थे, यदि किसी मानव पे थूके गए, तर्क वाला ये सब बात कौन बोलेगा, तो राजा राम ही बोलेगा। इस वर्षन विद्यासागर का है, कुछ कथन दयालु धर्म ये सब, महिला सशक्तिकरण, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर एक बार अपने से पढ़ लेना सिर्फ।
ये पेरियार नायकर का है, तमिलनाडु के लिए। इस वर्ड एक मिथक है। कौन बोला? पेरियार नायकर ही बोला। इस वर्ड एक मिथक है। विवेकानंद का है। बस हो गया। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। तो बस आप एक पहला पार्ट देख लेना और एक ये पार्ट देख लेना। उसके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहीं नहीं छूटेगा।